like a Hellcat. पार्ट 9 में हम देखते हैं कि जब गोंग जबुक की ट्रक से टक्कर होने ही वाली थी कि तभी पार्क वहां आकर गोंग जबुक को बचा लेता है, बट इस चक्कर में वो खुद ट्रक से टकरा के नीचे गिर जाता है, जिसको गिरते हुए यूरिता ने भी देख लिया था। पर अब इससे पहले कि वो पार्क के पास आकर उसे उठाती कि तभी वो देखती है कि पार्क खुद से खड़ा हो जाता है और फिर वो यहाँ अपनी वैम्पायर फॉर्म में भी आ चुका था, जिसे देख यूरिता बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था कि पार्क एक वैम्पायर है। पर पार्क यूरिता को नहीं देख पाता और फिर वो गोंग जबुक को अपने साथ लेकर वहां से चला जाता है। जिसके बाद जब वो दोनों हॉस्पिटल आते हैं तो यूरिता पार्क के पीछे से आकर उससे अनजान बनकर उसकी चोट के बारे में पूछती है कि तुम्हारे हेड पर चोट कैसे लगी, मतलब कि क्या तुम ठीक हो। जिस पर पार्क बोलता है कि हाँ। कि तभी वहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स आते हैं जो कि अपनी लापरवाही के लिए सॉरी कहते हुए गोंग जबुक को अपने साथ ले जाने के लिए बोलते हैं। जिस पर पार्क गुस्से में उन लोगों के ऊपर चिल्लाकर गोंग जबुक को उनके साथ ले जाने से साफ मना कर देता है। तो वो लोग पार्क से कहते हैं कि अगर आपने गोंग जबुक को हमारे साथ ले जाने नहीं दिया तो फिर मजबूरन हमें आपसे ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी। जिसे सुन पार्क को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि ठीक है, अब तुम सभी गोंग जबुक को यहाँ से ले जाकर दिखाओ। बट तभी यूरिता बीच में आकर पार्क को रोक लेती है एंड उन सभी सिक्योरिटी गार्ड्स को गोंग जबुक को वहाँ से ले जाने को बोलती है। जिसके बाद जब वो सभी गोंग जबुक को अपने साथ वहाँ से ले जाते हैं तो पार्क यूरिता के ऊपर गुस्सा करते हुए पूछता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। जिस पर यूरिता पार्क को बिना कुछ बताए वहाँ से चली जाती है क्योंकि वो पार्क को उसकी वैम्पायर फॉर्म में देखने के बाद काफ़ी डरी हुई थी। और फिर वो एक साइड आके सदमे में नीचे बैठ के वही सब सीन याद करने लग जाती है जब पार्क अपनी वैम्पायर फॉर्म में डेवलप हुआ था और फिर वो यहाँ काफ़ी ज़्यादा डर भी जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब हाई इन उस वाइट ब्लड को टेस्ट कर जब उसकी रिपोर्ट निकालता है तो उसे देख वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और वहीं पार्क फिर से डॉक्टर जून के पास आकर उनसे उन्हीं फ़ोटोज़ के बारे में पूछता है। जिस पर डॉक्टर जून पार्क को बताते हैं कि मुझे ये फ़ोटोज़ हॉस्पिटल के सिक्योर डाटाबेस से मिले थे पर वहाँ अपलोडर का नाम मेंशन नहीं था। तो ये सुन पार्क चुप हो जाता है क्योंकि वो समझ गया था कि डॉक्टर जुंग वो इंसान नहीं है जिसने उसके पेरेंट्स को मारा। देन डॉक्टर जुंग पार्क से पूछते हैं कि पर तुम ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हो और तुम्हें सब के बारे में कहाँ से पता चला। जिस पर पार्क बताता है कि मुझे भी ये सब डॉक्यूमेंट्स एक सर्च के दौरान ही मिले थे पर अच्छा रहेगा कि आप इससे दूर ही रहें क्योंकि ये वैम्पायर रिसर्च जानलेवा भी हो सकती है। और वहीं दूसरी तरफ जिन्ही पेशेंट गोंग जबुक की बच जाने की खबर सुन के बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था, इसलिए वो अपने वैम्पायर सर्वेंट को वार्न करता है कि अगर तुमने फिर कभी ऐसी गलती की तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। नेक्स्ट सीन में हम पार्क को देखते हैं जो कि हाई इन से डॉक्टर जून पर नज़र रखने के लिए कहता है और उससे अल्कोहल वाले पेशेंट के बारे में भी पूछता है। जिस पर हाई इन पार्क को बताता है कि जिस दिन उस अल्कोहल वाले पेशेंट को हॉस्पिटल से निकाला गया था तो उसी दिन उसके ट्रक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। जिसे सुन पार्क बोलता है कि अगर मैं सही टाइम पे आकर गोंग जबुक को नहीं बचाता तो शायद उसके साथ भी ऐसा ही होता। इसका मतलब कोई तो है जो इन पेशेंट्स के साथ कुछ बुरा कर रहा है, इसलिए अब हमें वार्ड 21 पर नज़र रखनी होगी। जिसके बाद हाई इन पार्क को उसी वाइट ब्लड की रिपोर्ट दिखाते हुए बताता है कि इसका रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा भयानक है, इसलिए तुम खुद ही इसे पढ़ो। तो जब जैसे पार्क उस रिपोर्ट को पढ़ता है तो उसे पढ़ पार्क को पता चलता है कि जिन्हें जिस वाइट ब्लड का यूज़ करता है वो सभी बच्चों के ब्लड हैं जो कि उसकी पावर को डबल कर देते हैं। और अब क्योंकि बच्चों का ब्लड बेचना हर कंट्री में गैर कानूनी है तो इसका मतलब जिन्हें ना पार्क से ये बात भी झूठ बोली कि वो ब्लड मार्केटिंग का यूज़ करता है, इसलिए फिर ये सब बात जानने के बाद पार्क उस वाइट ब्लड को पानी में बहा देता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि पार्क की सच्चाई जानने के बाद यूरिता सदमे में थी, इसलिए उसको बहुत तेज़ फीवर हो जाता है और जब वो फीवर की ही हालत में हॉस्पिटल आती है तो उसको ऐसी हालत में देख पार्क उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। जिस पर वो पार्क को इग्नोर करते हुए बोलती है कि हाँ और फिर जल्दी से वहाँ से चली जाती है। जिसकी ये सब हरकतें पार्क समझ नहीं पाता क्योंकि अभी वो इस बात से बिल्कुल अनजान है कि यूरिता उसकी वैम्पायर होने वाली सच्चाई जान चुकी है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वार्ड 21 के सभी पेशेंट्स को रिंगिंग की आवाज़ सुनाई दे रही थी जिस वजह से वो सभी लोग काफ़ी परेशान भी होते हैं।
तो फिर उन सभी की ऐसी हालत देखने के बाद जब एक नर्स डॉक्टर्स को इस बारे में इन्फॉर्म करने जा ही रही थी कि तभी मिस हैरी वहां आकर उस नर्स को रोक लेती है और कहती है कि रेगुलेशन रिगार्डिंग के हिसाब से अब हम वार्ड 21 के पेशेंट का ध्यान रखेंगे। जिसे सुन वो सभी नर्स भी मिस हैरी को देख मुंह बनाने लगती है, क्योंकि वार्ड 21 में किसी को भी ड्रग डेवलपमेंट टीम का इंटरफेयर करना समझ नहीं आ रहा था। और वहीं दूसरी तरफ यूरिता पार्क के बारे में सोच कर और भी ज्यादा परेशान हुए जा रही थी। वेल नेक्स्ट सीन में हम सभी डॉक्टर्स को कॉन्फ्रेंस रूम में देखते हैं, जहां पार्क सभी डॉक्टर्स को बताता है कि उसे पैनिक डिसऑर्डर है, जिस वजह से वो कुछ टाइम के लिए सर्जरीज नहीं कर पाएगा। इसलिए जब तक वो ठीक नहीं हो जाता तब तक उसके बदले की सभी सर्जरीज डॉक्टर यूरिता करेंगी। जिसे सुन सभी लोग पार्क की इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हमें उसी नाजियो नाम की बच्ची को दिखाया जाता है, जो कि बेखौफ टेरिस पे बैठी हुई थी, जिसे वहां बैठा देख मिंगा भागती हुई उसके पास आकर उसे नीचे उतारती है और उससे पूछती है कि क्या तुम्हें यहाँ बैठकर डर नहीं लग रहा था। जिस पर वो बच्ची कहती है कि नहीं, क्योंकि मुझे लिवर कैंसर है, जो कि इससे भी ज़्यादा डरावनी है। और कहती है कि अगर नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें ना मिलूँ तो तुम समझ जाना कि मैंने टेरिस से छलांग लगा ली। जिसकी सब बातें सुन मिंगा उसे काफ़ी कुछ समझाने के बाद उसको अपने साथ वहाँ से नीचे ले जाती है। और वहीं दूसरी तरफ पार्क जब कहीं जा ही रहा था कि तभी जिन्ही उसके पास आकर उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम ब्लड ना पीकर कुछ ही दिन में अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ लोगे। और कहता है कि अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। जिस पर पार्क कहता है कि बेवकूफ़ी ही सही, पर कुछ भी हो जाए मैं आपकी तरह बच्चों का ब्लड नहीं पीऊँगा। जिसे सुन जिन्ही काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि पार्क इस बारे में पता लगा लेगा कि वो ब्लड बच्चों का है। इसलिए पार्क जिन्ही को शौक हुआ खड़ा देख कहता है कि पहले मुझे लगता था कि आप एक अच्छे इंसान हो जो कि लीगल तरीके से ब्लड का यूज़ करते हो, बट मैं गलत था, क्योंकि आप इलीगल तरीके से ब्लड का यूज़ करते हो, वो भी सिर्फ अपनी प्यास मिटाने के लिए। तो इस पर जिन्ही बोलता है कि मैं इस चीज़ की उन लोगों को बहुत भारी रकम भी देता हूँ जिससे कि वो कुछ साल अच्छे से जी सके, तो इसमें गलत क्या है। और वैसे भी भुखमरी से मरने से अच्छा है कि वो सभी इस रास्ते का इस्तेमाल करें। जिस पर पार्क कहता है कि तो फिर आपके हिसाब से बच्चों का ब्लड पीना बिल्कुल ठीक है, मतलब कि क्या ये एक पुण्य का काम है। जिस पर जिन्ही बोलता है कि हाँ, क्योंकि मैं सिर्फ उन गरीब बच्चों से उनका ब्लड लेता हूँ, ना कि उन लोगों की आत्मा। जिस पर पार्क कहता है कि ठीक है, आपको जो करना है करो, बस मुझे इस सब से दूर रखो। तो ये सुन जिन्ही बोलता है कि लगता है कि आपका ट्रस्ट अर्न करना बहुत ही मुश्किल है। जिस पर पार्क बोलता है कि हाँ, और अब आप कभी मेरा ट्रस्ट अर्न कर भी नहीं पाओगे, और फिर वहाँ से चला जाता है। वेल नेक्स्ट सीन में हम यूरिता को देखते हैं, जो कि गोंगजा बुक से मिलने जाने की कोशिश कर रही थी, बट सिक्योरिटी गार्ड्स उसे अंदर नहीं जाने देते। कि तभी जिन्ही वहाँ आकर यूरिता को अपने साथ गोंगजा बुक से मिलाने लेकर जाता है, जहाँ गोंगजा बुक अब पहले से ठीक दिख रहा था। तो ये देख यूरिता थोड़ी शांत होती है। देन जिन्ही यूरिता और पार्क को थैंक्स बोलते हुए कहता है कि अगर आप दोनों गोंगजा बुक को टाइम पर हॉस्पिटल नहीं लाते तो शायद उसके साथ कुछ बहुत बुरा भी हो सकता था। जिसे सुन यूरिता जिन्ही को शक की निगाहों से घूरने लग जाती है, क्योंकि उसे जिन्ही की बातें काफ़ी अजीब लग रही थी। और वहीं दूसरी तरफ चॉय डॉक्टर जुंग को उसके द्वारा कलेक्ट की गई वैम्पायर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन बता रही होती है। जिसे सुन डॉक्टर जुन कहते हैं कि जब कुछ रिसर्चर्स कोचेनिया गए तो उन्हें वहाँ गांव वालों की स्टोरी सुनने को मिली, जो कि वैम्पायर्स के बारे में थी। जिसे सुन उन सभी रिसर्चर्स ने कब्रें खोदी तो उन्हें वहाँ वैम्पायर्स के यही कंकाल मिले। जिस पर चॉय बताती है कि उसे अभी तक वायरस का पूरा नाम तो नहीं पता चला, पर यह ज़रूर वी से वैम्पायर ही हो सकता है। तो इस पर डॉक्टर जुन कहते हैं कि कोई नहीं, हम बहुत जल्द इसका नाम भी ढूंढ लेंगे। पर तभी यूरिता के एकदम ही वहां आ जाने की वजह से चॉय जल्दी से बोर्ड को क्लीन कर देती है। जिसके बाद ये तीनों यहाँ बैठकर पेशेंट गोंगजा बुक के बारे में बात करते हैं। कि तभी यूरिता की नज़र बोर्ड पर लिखे वैम्पायर वर्ड पे पड़ती है, जिसे चॉय ने सही से साफ नहीं किया था। इसलिए वो इशारों में चॉय से इसका मतलब पूछती है, पर वो उसे कुछ नहीं बताती, क्योंकि उसने डॉक्टर जुंग से इस बात को किसी को भी ना बताने का प्रॉमिस कर रखा था। बट जब ये दोनों बाहर आती हैं तो वहाँ यूरिता चॉय को इमोशनली ब्लैकमेल करके उससे वैम्पायर वर्ड के बारे में पूछती है और कहती है कि हम दोनों चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड हैं, पर तुम तब भी मुझसे बात छुपा रही हो।
जिसके बाद चॉय को ना चाहते हुए भी यूरिता को पूरी बात बतानी पड़ती है कि वो वैम्पायर्स के ऊपर रिसर्च कर रही है, क्योंकि इस काम के लिए डॉक्टर जुंग ने उससे कहा है। और कहती है कि पहले मुझे इन सब चीज़ों पर बिल्कुल यकीन नहीं था, पर जब मैंने डॉक्टर जुंग के डॉक्यूमेंट्स देखे तो मुझे पता चला कि वैम्पायर सच में होते हैं। जिसे सुन यूरिता हैरान हो जाती है, क्योंकि एक तो वो वैसी पार्क को वैम्पायर फॉर्म में देखने के बाद डरी हुई थी और अब उसके हॉस्पिटल में भी सब वैम्पायर्स के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। इसलिए यहाँ यूरिता की वैम्पायर नाम सुनते ही तबीयत बिगड़ने लग जाती है और फिर वो यहाँ बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक गार्ड पार्क के पेशेंट को डिस्चार्ज करने की कोशिश कर रहा था, बट तभी पार्क वहां आकर अपने पेशेंट को डिस्चार्ज नहीं होने देता और फिर वो बाद में सिस्टर सिल्विया का चेकअप करने जाता है। जिसके बाद जब वो अपने ऑफिस जा ही रहा था कि तभी मिंगा पार्क को रोक उससे कहती है कि क्या आप बस एक बार मेरे साथ डिनर करना पसंद करोगे, जिसके लिए पार्क मान जाता है और कहता है कि ठीक है, हम दोनों फ्राइडे को साथ में डिनर करेंगे। तो ये सुन मिंगा बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, जैसे उसकी कोई विश पूरी हो गई हो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब पार्क वार्ड 21 के पास से गुजर ही रहा था कि तभी सभी पेशेंट्स का अलग बिहेवियर देख वो वहीं रुक जाता है और नर्स से इसका रीज़न पूछता है, जिस पर नर्स पार्क को बताती है कि सभी पेशेंट्स को सुबह से रिंगिंग की आवाज़ सुनाई दे रही है, जिससे ये सभी काफ़ी परेशान हैं। कि तभी एक पेशेंट का अलग बिहेवियर देख नर्स डर जाती है, क्योंकि वो पेशेंट बहुत ही अजीब तरीके से पार्क को घूर रहा था और उसका ऐसा करता देख पार्क भी कुछ समझ नहीं पाता। और वहीं दूसरी तरफ मिस हैरी जिन्ही को बताती है कि स्टेज 1 के इंजेक्शन की वजह से सभी पेशेंट्स को रिंगिंग की आवाज़ सुनाई दे रही है, पर हमारे पास एक पॉजिटिव रिजल्ट भी है, जिसे सुन जिन्ही काफ़ी खुश हो जाता है और फिर वह जल्दी से चेयरमैन को बुलाकर उन्हें बताता है कि हमने अपना ड्रग का इस्तेमाल जिस पेशेंट पे किया था उसका ट्यूमर बहुत जल्दी ठीक हो रहा है। मतलब कि हमारे बनाए हुए ड्रग की हेल्प से पेशेंट के ट्यूमर के सभी सेल्स बहुत तेज़ स्पीड से न्यूट्रलाइज हो रहे हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। तो जिन्हें बोलता है कि अब हम पेशेंट्स पे ड्रग का स्टेज 2 स्टार्ट करेंगे, पर उससे पहले मुझे आपसे एक फेवर चाहिए। तो उस फेवर के लिए चेयरमैन मान जाते हैं। अब जिन्ही ने चेयरमैन से क्या फेवर मांगा है ये हम सभी को आगे पता चलेगा। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी ने अभी तक हमारे इस सेकंड चैनल यानी बेबी एक्सप्लेन 2 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी प्लीज़ पहले हमारे इस सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि किसी भी पार्ट की वीडियो आप मिस नहीं कर पाएँ। और साथ ही अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक एंड कमेंट भी कर दीजिएगा। और वहीं दूसरी तरफ यूरिता अपनी फ्रेंड चॉय को कॉल कर उसे अपने पास बुलाती है, क्योंकि यूरिता की तबीयत बहुत ही ज़्यादा बिगड़ी जा रही थी, जिसके लिए चॉय मान तो जाती है, पर तभी किसी अर्जेंट काम की वजह से उसको हॉस्पिटल में ही रुकना पड़ जाता है। इसलिए वो अपने बदले पार्क को यूरिता के घर भेज देती है उसका ख्याल रखने के लिए। जिसे देख पहले तो यूरिता बहुत कोशिश करती है पार्क को वापस उसके घर भेजने की, बट पार्क उसकी एक नहीं सुनता और खुद घर के अंदर आ जाता है। तो क्योंकि पार्क यूरिता के घर आ ही गया है तो फिर वो यूरिता का चेकअप करने लग जाता है एंड उसके इंजेक्शन लगाने के बाद वो अपने ठंडे हाथों से यूरिता का फीवर कम करने की कोशिश करता है। जिसे ऐसा करता देख यूरिता पार्क से बोलती है कि मैं तुमसे डर गई थी, क्योंकि कल मैंने तुम्हें तुम्हारी वैम्पायर फॉर्म में डेवलप होते हुए देख लिया था जब तुम गोंगजा बुक को बचा रहे थे। तो ये सुन पार्क काफ़ी हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि यूरिता उसके बारे में सब जान चुकी है। इसलिए वो यूरिता से कहता है कि जब तुमने सब देख ही लिया था तो तुमने इस बारे में मुझे क्यों नहीं बताया। जिस पर वो कहती है कि इसलिए क्योंकि मैं डर गई थी कि कहीं तुम मेरा खून ना पी जाओ। जिसे सुन पार्क पूछता है कि क्यों, क्या मैं तुम्हें कोई मॉन्स्टर दिखता हूँ जो तुम्हारा खून पी जाता। तो ये सुन वो चुप हो जाती है। अब क्योंकि यूरिता सब कुछ जान चुकी है तो पार्क उसको फॉरेस्ट वाली बात भी बता देता है और कहता है कि मैं अपनी मॉम के साथ फॉरेस्ट में रहता था, सभी लोगों से छुप के, और ज़्यादातर अपना टाइम फॉरेस्ट में ही बिताता था। कि तभी एक दिन मुझे वहाँ एक लड़की दिखी जिसने पिंक ड्रेस और हैट पहन रखी थी। कि तभी कुछ भेड़ियों ने उसके ऊपर हमला कर दिया और अब क्योंकि मैं भी वहीं था तो इसलिए मैंने उन सभी भेड़ियों से फाइटिंग करके उस लड़की की जान बचाई और साथ ही मैंने उस लड़की की चोटों को भी ट्रीट किया। जिसे सुन यूरिता बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि तो क्या इसका मतलब वो फॉरेस्ट वाले लड़के तुम हो जिससे मैं हमेशा दोबारा मिलने का सपना देखती हूँ। तो इस पर पार्क बताता है कि हाँ। तो ये सुन यूरिता काफ़ी ज़्यादा हैरान और खुश हो जाती है
और बोलती है कि आई विश ये मेरा कोई सपना ना हो, पर तभी मेडिसिन की वजह से वो वहीं सो जाती है। जिसको सोता हुआ देख पार्क बहुत ही प्यार से उसके हेयर को फेस से पीछे करता है। तो पार्क का ये बिहेवियर देखकर हम इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आई थिंक पार्क यूरिता को थोड़ा बहुत पसंद करने लगा है। और वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर जुंग अपने डैड के डॉक्यूमेंट्स देख रहे थे जो कि सभी वैम्पायर से रिलेटेड थे एंड उनके ये सभी डॉक्यूमेंट्स हाई इन भी देख लेता है उनके डाटा को हैक करके, जिसे देख वो यहाँ काफ़ी हैरान भी होता है। वेल नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जब यूरिता सो के उठती है कि तभी वो पार्क को अपने पास बैठा देख बहुत बुरी तरह डर जाती है और पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मतलब कि तुम घर नहीं गए क्योंकि अब मुझे फीवर नहीं। जिस पर पार्क बताता है कि हाँ बस मैं जाने ही वाला था, पर फिर मैंने सोचा कि कहीं तुम्हारी तबीयत फिर से ना बिगड़ जाए, इसलिए मैं रुक गया। कि तभी यूरिता को रात वाली सभी बातें याद आती हैं, जिन्हें याद कर वो पार्क से पूछती है कि वैसे कल क्या तुमने मुझसे कुछ कहा था फॉरेस्ट वाले लड़के के बारे में, या फिर वो सभी मेरा सिर्फ एक सपना था। जिस पर पार्क बोलता है कि वो कोई सपना नहीं था बल्कि हकीकत थी और कहता है कि तुम मुझे क्या बता रही थी कि 10 भेड़िए जबकि वो सिर्फ 5 थे और छलांग भी मैंने सिर्फ 5 मीटर की लगाई थी ना कि 30 मीटर की। जिसे सुन यूरिता फिर से हैरान होने लगती है और फिर पार्क कहता है कि और क्या कहा था तुमने कि मैंने तुम्हें प्रीटी बोला और तुम्हें किस की, ये कुछ ज्यादा नहीं बोल दिया था तुमने, जबकि ऐसा कुछ हुआ भी नहीं था हम दोनों के बीच। तो ये सब सुनने के बाद यूरिता बोलने ही वाली होती है कि इसका मतलब तुम, कि तभी पार्क उसके क्लोज आकर बोलता है कि हाँ मैं वही फॉरेस्ट वाला लड़का हूँ जिसने तुम्हारी जान बचाई थी। तो ये सुन यूरिता काफी ज्यादा शॉक और नर्वस होने लग जाती है और फिर पार्क के फेस को टच करते हुए देखने लगती है, जिससे उसे वही फॉरेस्ट वाला लड़का यानी पार्क का बचपन भी दिखता है। वेल ये दोनों यहाँ एक दूसरे को देख ही रहे थे कि तभी वहाँ चॉय आ जाती है जो कि इन दोनों को एक दूसरे के इतना करीब देख बहुत बुरी तरह हैरान हो जाती है एंड कहती है कि मैं तो बस यहाँ ये सामान देने आई थी, बट तुम दोनों एंजॉय करो अपनी मॉर्निंग, और फिर वहाँ से भाग जाती है। जिसको रोकने की यूरिता काफ़ी कोशिश करती भी है ये बोल के कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुमने देखा, बट फिर वो खुद काफ़ी एम्बैरेसिंग फील करने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों रेडी होकर हॉस्पिटल के लिए निकलते हैं, जहां यूरिता पार्क से उसके फेस पे लगे बैंडेज को हटाने के लिए बोलती है, ये कह के कि किसी को कुछ पता नहीं चलेगा क्योंकि मैं सबसे बोल दूंगी कि बस थोड़ी सी ही चोट लगी थी। जिस पर पार्क कहता है कि शायद तुम भूल रही हो कि चॉय ने भी मेरे फेस की चोट देखी थी। जिस पर यूरिता कहती है कि तुम उसकी फिक्र मत करो, उसे मैं हैंडल कर लूंगी। और फिर पार्क को खुद के पास बैठा हुआ देख काफी ज्यादा खुश होने लग जाती है और मन में कहती है कि मुझे खुशी है कि तुम वही फॉरेस्ट वाले लड़के हो। पर जब ये दोनों हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो वहां पहुंचकर इन्हें पता चलता है कि जिन्हें ना चेयरमैन से फेवर लेकर उनके हॉस्पिटल के सभी रूल्स को चेंज करवा दिया है, जिसमें अब ये सभी डॉक्टर्स की मीटिंग भी नहीं बुला सकते। और वहीं हाई इन जो कि डॉक्टर जुंग का बायोडाटा चेक कर रहा था कि तभी उसको डॉक्टर जुंग के डैड के बारे में पता चलता है और साथ ही और भी बहुत कुछ। इसलिए वो जल्दी से पार्क को कॉल कर उससे कहता है कि शायद डॉक्टर जुंग को वैम्पायर्स के बारे में और भी बहुत कुछ पता है और वो पार्क से एक आर्टिकल को देखने के लिए कहता है जिसमें हमें डॉक्टर जुंग के डैड को दिखाया जाता है। वेल हाई इन पार्क को बताता है कि इनका नाम डॉक्टर हांसू है, लेजेंड ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज, जिनकी मैं खुद बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि मैंने अपनी बुक्स में कई बार इनका नाम पढ़ा है। और फिर हाई इन पार्क से स्क्रॉल डाउन करने को कहता है, जहाँ पार्क देखता है कि उसके पेरेंट्स की फोटो डॉक्टर जुंग के फादर के साथ है, जिसे देख वो काफी हैरान भी होता है। बट हाई इन उससे और स्क्रॉल डाउन करने को कहता है। तो जब पार्क और स्क्रॉल डाउन करता है तो उसे एक ग्रुप फोटो दिखती है जिसमें उसके पेरेंट्स और डॉक्टर हांसू के साथ जिन्ही भी खड़ा हुआ था। तो ये देख पार्क बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिन्ही उसके पेरेंट्स को जानता है। और बस फिर इसी शॉकिंग सीन के साथ पार्ट 9 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground. For next part, please subscribe.